लाइन एंड प्लेन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें वेक्टर चैप्टर में एक टॉपिक था उसको डिस्कस करना है। पहले वो टॉपिक देख लो ताकि आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले है डायरेक्शन एंगल। क्या होता है डायरेक्शन एंगल? डायरेक्शन एंगल, अब आपके पास एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक लाइन है जो स्पेस में है। अब स्पेस में है मतलब कुछ ये लाइन इस तरीके से बाहर निकली हुई है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस क्लासरूम को कंसीडर करें तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो ये जो पॉइंट रहेगा कॉर्नर पॉइंट, ये ओरिजिन होगा। तो वहां से कुछ लाइन इस तरीके से बाहर निकली हुई है। समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? इस तरीके से बाहर कोई लाइन निकली हुई है। तो ये देखो, ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और एक लाइन है जो इस तरीके से बाहर निकली हुई है। मतलब ये लाइन कहाँ है? स्पेस में है। अभी दिखते वक्त शायद आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सर लाइन वाई जेड प्लेन में है, क्योंकि हम लोग ये 2D में कर रहे हैं ना, इस वजह से। बट ये लाइन वाई जेड प्लेन में नहीं है, वो लाइन ऐसे बाहर निकली हुई है स्पेस में। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो जब वो लाइन ओरिजिन से ऐसे बाहर निकलेगी तो वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल तैयार करेगी। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल तैयार किया। ये जो एंगल तैयार करते हैं उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार होता है, कौन तैयार करता है? लाइन। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार होता है उसको बीटा से डिनोट किया जाता है। और z एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार होता है उसको गामा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा, गामा विथ x, y and z axis, such angle are called direction angles। ठीक है, समझा? समझ में आया क्या? पक्का? सो अल्फा, बीटा, गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल, ठीक है? समझ में आ गया पॉइंट सबको? चलो फिर देखते हैं। तो नोट, सबसे पहला नोट, डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस कौन बताएगा कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल क्या हो गया? डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस यानी अल्फा, बीटा, गामा कितना रहेगा एक्स एक्सिस के लिए? कौन बताएगा? बस हाथ खड़ा करो। इसका मतलब समझा ही नहीं। हाँ, कुछ वैल्यू आएगी, अल्फा, बीटा, गामा की कुछ वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू बतानी है। फिर से इसलिए नहीं समझा। तुम बोलते ना हाँ समझा, समझा ही नहीं तुमको। ठीक है, तुम सब बस रट्टा मार रहे हो। क्या है ये? क्या है? एक लाइन है जो कहा है स्पेस में। फिर से समझो, लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया वो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया होगा वो बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया होगा वो गामा। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? एक्स एक्सिस। तो आप ऐसे समझो ना, जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन इस तरीके से स्पेस में है। ये लाइन स्पेस में नहीं होते हुए अब एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो वो लाइन ने एक्स एक्सिस कितना एंगल तैयार किया होगा? 0। अब मैं लाइन बोलूं या फिर एक्स एक्सिस बोलूं, बात तो सेम ही है। लाइन ही तो खुद कहा है एक्स एक्सिस पे है ना, तो अब लाइन का एंगल बोले या एक्स एक्सिस का एंगल बोले कोई फर्क गिरेगा क्या? नहीं। समझा? तो एक्स एक्सिस ने खुद के साथ कितना एंगल तैयार किया? 0। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0। समझा क्या? फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करती है? 90। ये तो बच्चों को भी पता होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है। तो बीटा कितना रहेगा? 90। और गामा यानी कि एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस कितना एंगल तैयार करेगी? पागल हो गए क्या? 180। कौन है 180 वाला? मतलब ये एक्स एक्सिस, हाँ, ये जेड एक्सिस, और ये जो एंगल है 180 है। कितना? 90। समझा यहाँ तक? सो डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा 0, बीटा 90, गामा 90। सेकेंड,
डायरेक्शन एंगल ऑफ वाई एक्सिस। अब बताओ, वैसे भी तुम रट्टा मारने में बहुत अच्छे हो। अल्फा कितना? कौन है जीरो? कौन है जीरो? जीरो किसने बोला? मतलब तेरी आदत गई नहीं क्या बिना सोचे समझे बोलने की, है ना? जीरो कैसे आएगा? चल बता, अब तू ही बता, अल्फा के लिए जीरो कैसे आएगी? तूने अभी बीटा बोला? हाँ, मतलब गधा का गधा ही रह गया। 100 बार बोल दिया कि बोलने से पहले सोच समझ के बोल। तो जेई में भी यही करने वाला है। तेरे दिमाग में जो आंसर है वो टिक कर देगा पहले और बाद में सोचते बैठेगा इसका आंसर क्या है करके। बोलो। अब बात हो रही है किसकी? वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस ने एक्स एक्सिस का कितना एंगल तैयार किया? तो अल्फा कितना आएगा? 90। अल्फा आ जाएगा 90। वाई एक्सिस खुद के साथ 0, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 90। यहाँ तक समझा? अब लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन एंगल ऑफ जेड एक्सिस। डायरेक्शन एंगल ऑफ जेड एक्सिस। तो बताओ अल्फा कितना? 90, बीटा कितना? 90 और गामा 0। समझा? बात का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? जो अभी हमने कहा अल्फा बीटा गामा क्या है? डायरेक्शन एंगल है। उन्हीं डायरेक्शन एंगल का कोसाइन, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको कहते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। और शॉर्ट में आप D डॉट C लिख सकते हो। D डॉट C मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, कॉस अल्फा को L से भी डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को M से डिनोट करते हैं और कॉस गामा को N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो L M N, ठीक है ना? कॉस अल्फा L, कॉस बीटा M और कॉस गामा N। ठीक है, ये पॉइंट समझा? अरे बोलो, समझा कि? सेकेंड पॉइंट, मतलब ये तो डेफिनेशन हो गई। तो फिर आप मुझे बता सकते हो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगा? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1, 3 आएंगे ना? LMN है ना? 3 रहेंगे ना फिर? हाँ, डायरेक्शन एंगल क्या होता है एक्स एक्सिस के? 0, 90, cos 0, 1, cos 90, 0, cos 90, 0, यानी कि 1, 0, 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज 1, 0, 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस 0, 1, 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस कितना? 1 कैसे आएगा? 0, 0, 1। समझा ये पॉइंट? है तो कोई प्रॉब्लम किसी को? पॉइंट नंबर थर्ड ये कहता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आती है 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। कैसे आती है? इसका शॉर्ट में प्रूफ है, वो देख लेते हैं। हालांकि इसका प्रूफ आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी आप, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ रहा है तो आप इसका प्रूफ देख के रख लो। ठीक है ना? ये देख रहे हैं अपन कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की 1 कैसे आती है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि एक लाइन है, ये इस तरीके से लाइन जो स्पेस में है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया? अल्फा। तो ये एक लाइन हो गई। ठीक है, इस लाइन ने अल्फा एंगल तैयार किया है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल तैयार किया और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल तैयार किया। तो यहाँ पहले हम लोग बोल देते कि अल्फा बीटा गामा आर एंगल मेड बाय
एंगल मेड बाय लाइन विथ x y एंड z एक्सिस, x y एंड z एक्सिस। समझा क्या? अब ये जो लाइन है, ये लाइन OL जो लाइन है, तो मैं इसको एक पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, P पॉइंट। ये P पॉइंट कहाँ है? स्पेस में है। लाइन जब स्पेस में, तो P पॉइंट भी कहाँ होगा? स्पेस में होगा। स्पेस में होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x y z। स्पेस में है मतलब उसने x डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा, y डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा, z डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा। समझा क्या? जैसे मान लो वहां से उधर x डिस्टेंस, x एक्सिस की तरफ, फिर y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस, और फिर ऊपर z एक्सिस की तरफ z डिस्टेंस, तब जाके वो स्पेस में आएगा ना वो पॉइंट। समझ में आ रही है क्या बात? तो वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x y z। तो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अब थोड़ा बहुत आपको वेक्टर का नॉलेज आना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं आपको पूछूं कि वेक्टर OP क्या होगा? वेक्टर OP याद है आपको? वेक्टर में हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि पॉइंट A दिया है x1 y1 z1, पॉइंट B दिया है x2 y2 z2। अगर कोई आपको वेक्टर AB पूछ रहा है तो हम लोग क्या लिखते थे? B माइनस A करते थे, यानी कि x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। याद आया क्या? कुछ ऐसा पढ़ा था। वेक्टर खत्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब सोचो कि O तो ओरिजिन है ना, O क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 और P के कोऑर्डिनेट x y z। तो वेक्टर OP आपको बताना है, तो कितना आएगा? अब x माइनस 0 तो x ही होगा, तो x i प्लस y j प्लस z k, ये वेक्टर OP आ गया। समझा क्या? अच्छा, और एक बार आपको पता है कि x एक्सिस के अलॉन्ग में कौन होता है? x एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर i होता है। तुमको ऐसा लगता है कितना भी पढ़ा तुम लोग अगले दिन सब भूल जाते हो। x एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर i होता है, y एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर j होता है, और z एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर k होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर OP एंड x एक्सिस डिस्कस करने वाले। एंगल बिटवीन वेक्टर OP एंड x एक्सिस। अब x एक्सिस बोल दो या फिर यूनिट वेक्टर I बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग में ही कौन है? यूनिट वेक्टर I। तो कोई हमें अगर ये बोल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर OP एंड x एक्सिस, या फिर कोई हमें बोल रहा है कि एंगल बिटवीन OP एंड यूनिट वेक्टर है, तो वो एक ही एंगल की बात कर रहा है, और वो एंगल कौन है? अल्फा। दिखाई दे रहा है क्या? OP ने x एक्सिस कितना एंगल तैयार किया? अल्फा। अब आते हैं फिर से वेक्टर के एक टॉपिक पे और। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला याद है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। याद है क्या? दो वेक्टर होते थे, एक वेक्टर A दूसरा वेक्टर B, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। अभी सब नॉलेज को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करो। टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर OP एंड x एक्सिस यानी ही I वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? cos अल्फा आएगा क्या? कैसे? यहाँ पे हम बोलते थे कि थीटा एंगल है A और B के बीच का, तो यहाँ cos थीटा लेते थे। यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? OP और यूनिट वेक्टर I की बात कर रहे हैं। तो OP और यूनिट वेक्टर I के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। और फिर यहाँ दो वेक्टर होते थे, एक A और B, तो A डॉट B आता था। तो यहाँ दो वेक्टर कौन से? एक है OP और दूसरा है I। समझा क्या? A और B होता था तो A डॉट B, यहाँ OP और I है तो OP डॉट I अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर A आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉड ऑफ वेक्टर OP और मॉड ऑफ वेक्टर I। समझा? इसको यूज करते हुए आएगा यहाँ, ये टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बहुत बार यूज कर लिया आप लोगों ने। वेक्टर A वेक्टर B उनके बीच का एंगल थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। अब उस चीज को यहाँ आपको अप्लाई करते आना चाहिए। तो अब OP और I का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए।
मतलब वेक्टर का बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि वेक्टर अगर आपको बेसिक आता है तो आपको आ जाएगा। वेक्टर ए मान लो a1i प्लस b1j प्लस c1k है, और वेक्टर बी आपके पास a2i प्लस b2j प्लस c2k है। आपको याद है a डॉट बी आप कैसे निकालते थे? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या करते थे? आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। याद आ रहा है क्या? अच्छा, वेक्टर ए का मॉड कैसे निकालते थे? मॉड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो वेक्टर बी का मॉड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर आएगा। आता है? वेक्टर ए वेक्टर बी है तो डॉट प्रोडक्ट मॉड ये सब। तो यहाँ पे अभी अपने पास क्या है? वेक्टर ओपी है। क्या है वेक्टर ओपी? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दूसरा क्या है? वेक्टर आई है। अच्छा, वेक्टर आई, सिर्फ वेक्टर आई है, मतलब जे नहीं है इसमें तो 0j होगा, के नहीं है तो ये 0k होगा। तो वेक्टर ओपी और वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ओपी और वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट एक्स इन, इसके सामने कुछ नहीं बना है, एक्स इंटू 1 एक्स, वाई इंटू 0 जेड इंटू 0, मतलब वेक्टर ओपी और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? वेक्टर ओपी और आई का डॉट प्रोडक्ट एक्स। समझा? वेक्टर ओपी का मॉड कितना आएगा? वेक्टर ओपी का मॉड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आई का मॉड कितना होगा? 1। ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड 1। यूनिट वेक्टर उसी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अपन इसको आई को क्या बोल रहे हैं? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। चलो ऐसे भी देख लो लगे तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, कितना आएगा रिजल्ट? 1 आ जाएगा। समझा? तो अब ये सब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू वेक्टर ओपी और वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? x, ये कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया। ये आपको क्या मिला? cos अल्फा। क्या मिला? cos अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा? फिर स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग किया तो x स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अपना दिमाग यूज करो और बताओ मुझे कि cos स्क्वायर बीटा कितना आएगा? डायरेक्टली लिखना है, वाई स्क्वायर आएगा। जब अल्फा की बात हो रही थी तो अपन ओपी और एक्स एक्सिस ले रहे थे, अब बीटा की बात हो रही है तो ओपी और वाई एक्सिस लेगा, तो ऊपर में वाई आएगा, नीचे में वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, और इधर में फिर कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना आएगा? जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हमें इन तीनों को ऐड कर लेना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब कैलकुलेशन हम लोग ओरली करेंगे, ये ऐड होगा इसके साथ और फिर ये इसके साथ। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो तीनों का बेस सेम है, दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों का बेस सेम है, एक बार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। न्यूमरेटर में एडिशन हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कितना आएगा? 1। समझा? तो इस वजह से हमने यहाँ बोला है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 1, यानी ही एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को एम से डिनोट करते हैं, और कॉस गामा को एन से डिनोट करते हैं। समझा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि डायरेक्शन रेशो की ज़रूरत हमें क्यों बनी।
ठीक है, जब डायरेक्शन कोसाइन अपने पास था तो डायरेक्शन रेशो क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखो डायरेक्शन कोसाइन से वैसे काम चल रहा था, पर प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन कोसाइन में ना कैलकुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे थे। क्यों डिफ़िकल्ट हो रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में क्या है, कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा कोसाइन है ना। और आप सबको पता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा केवल किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में। कॉस की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1। मतलब अगर देखा जाए तो कॉस ज़्यादा करके आंसर आपको डेसिमल में देगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में इंटीजर कितने हैं, -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर, -1 से 1 के बीच में, उसमें -1 और 1 को भी इंक्लूड करना है। कितने इंटीजर है कौन बताएगा, 3 है पक्का। -1 से 1 के बीच में जिसमें 1 और -1 इंक्लूड में है, कितने इंटीजर है, 3 है। कौन सा है रेशमा, हाँ 0 1 -1। मतलब ज़्यादा करके जब भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। बात तो यही है ना, ज़्यादा अगर आपके पास बोला जाए -1 से 1 के बीच में, तो 3 ही ऐसे नंबर जो इंटीजर आएंगे, बाकी मैक्सिमम नंबर आपके डेसिमल में हो गए। अब सुनो क्या दिक्कत क्या हो रही थी, मान लो आपके पास 0.01 है, 0.03 है, 0.04 है, क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की ये वैल्यू हो सकती है, कॉस अल्फा कॉस की वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में, क्या ये वैल्यू आ सकती है, आ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ 0.01, 0.03, 0.04 को आप किसी एक नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ। लेट से वो नंबर ले लेते हैं 21, वो नंबर ले लेते हैं 21 को मुझे इन नंबरों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करके बताओ आंसर क्या आएगा। खैर वो मुझे पता है आपको आता है, करके मल्टीप्लिकेशन आता है। मतलब 0.01, 0.03, 0.04 को 21 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब सेकंड वे से सोचो कि अगर मैं बोलूँ आपके पास 1 है, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 4 है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों में से आसान कैलकुलेशन आपको कहाँ मिल रहे हैं, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, सेकंड वाले में मिल रहे हैं। हालांकि ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, ये भी सिंपल ही था, बट इसके कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको ये पहला सवाल सॉल्व करना है और दूसरा सवाल सॉल्व करना है, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है, तो आप कौन सा चूज करोगे, सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमें इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना इजी जाता है एज कम्पेयर टू डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था डायरेक्शन कोसाइन में कि ज्यादा करके आंसर डेसिमल में आएंगे, ज्यादा करके आंसर किस में आएंगे, डेसिमल में। अब डेसिमल में आएंगे तो उनको फिर मुझे अगर कहीं मल्टीप्लाई करना होगा तो कैलकुलेशन क्या होगा, लेंदी होते जाएगा। बस उस कैलकुलेशन को लेंदी करने से या वहां से कि हमें जो कैलकुलेशन है वो इजी वे में करना है, उस वजह से डायरेक्शन रेशो इन्वेंट हुआ है, और डायरेक्शन रेशो का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, बस कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसी वजह से डायरेक्शन रेशो को लाया गया। अब ये क्या है डायरेक्शन रेशो, और इससे कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगी। मान लो आपके पास L M N है, L M N है, जैसे आपके पास 0.01, 0.02 और 0.03 था, आपको क्या करना था, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था, 21 से मल्टीप्लाई। हमें पता था थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा तो जाएगा ना। तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं पहले इजी बना लूँ। इजी बना लूँ मतलब मैं अगर सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ या सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना बनेगा, 1, फिर ये 2, फिर ये 3। हालांकि मुझे बोला गया था इससे मल्टीप्लाई करो, बट मैंने इसको ही सिंपल बना के ये कर दिया और इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझा। तो अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है LMN, मुझे पता है कि ये LMN कॉम्प्लिकेटेड नंबर रहने वाला है, ये तो मैं फिर भी इजी ले रहा हूँ। 0.01, अगर ये ऐसा होगा 0.012, ये हो गया 0.324, ये हो गया 0.141। अब अगर 21 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए ना तो और परेशानी होगी। यही अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना बनेगा, नहीं 1000 से करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा, 12
ये 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 324 और ये 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 141। अब भी अगर मैं आपको ऑप्शन दूं ना कि 21 को मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आप पहला वाला चूज करोगे कि सेकेंड वाला चूज करोगे? कौन सा चूज करोगे? सेकेंड वाला ही चूज करोगे। समझ में आ रहा है? तो बात यह है कि LMN को अगर मैं किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 0.012 इनको पर्टिकुलर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और वो कांस्टेंट था 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला। उसी तरीके से मैं LMN डायरेक्शन कोसाइन थे, इसको मैं पर्टिकुलर किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वो कांस्टेंट कौन सा है? K है। वो कांस्टेंट कौन सा है? K। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा था? 1000। समझा? ये क्या थे आपके? LMN। इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला? 12, 324, 141। तो ये आप ऐसा समझो कि डायरेक्शन कोसाइन, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नए नंबर मिले। इन नए नंबरों को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो और इसको डिनोट करते हैं ABC से। यानी अगर मेरे पास LMN है और अगर मैं उसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का कुछ नया नंबर मिलेगा। लेट से वो A है, इधर भी मल्टीप्लाई करने पे B आ गया और इसको मल्टीप्लाई करने पे C आ गया। तो ये जो आपको A, B, C नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो सिंपली क्या फंडा है कि डायरेक्शन कोसाइन को पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और जो नया नंबर मिला आपको, वही नए नंबर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। समझा? क्या तो कोई प्रॉब्लम? तो A इज इक्वल्स टू KL आएगा, B इज इक्वल्स टू KM आएगा और C इज इक्वल्स टू KN आएगा। अब इसमें नोट आपको बताना है कि डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस का डायरेक्शन रेशो बताना है। अब देखते हैं वाकई में कंसेप्ट समझा क्या। तो डायरेक्शन एंगल बताओ x एक्सिस का। एंगल x एक्सिस का अभी 10-15 मिनट पहले ही बढ़ाया 0, 90, 90। डायरेक्शन कोसाइन बताओ 1, 0, 0। देखो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 1, 0, 0। यही है ना डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो कब मिलता है? जब आप डायरेक्शन कोसाइन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो? कोई भी कांस्टेंट बताओ ना। K तो जनरल में बोला अपन ने, कोई एक कांस्टेंट बताओ। 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ये कितना मिलेगा? 10, 0, 0। अच्छा, आपने ध्यान से सुना नहीं शायद, मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो तब आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और एक सिंपल इसमें कन्वर्ट करो, और जब वो सिंपल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। अब आपके पास ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है ना, तो इसको मान लो अगर आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ही करना है तो 1 से कर लो। नहीं कई बात दिमाग में 1 से कर लो तो क्या मिलेगा? 1, 0, 0 ही मिलेगा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस कितना आएगा? 1, 0, 0। यानी वही रहेगा जो डायरेक्शन कोसाइन था। समझा क्या? पक्का? तो डायरेक्शन रेशो ऑफ y एक्सिस 0, 1, 0। यहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कोई और कांस्टेंट चलेगा, और कांस्टेंट भी आप ऐसा लो ना जो इजी जाए। मतलब आपके पास 0.1, 0.2, 0.3 है और आप जानबूझ के कांस्टेंट 0.014 ले रहे हो, मुझे तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मतलब है उसका? कांस्टेंट अपन ऐसा लेंगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल बन जाए। समझ में आ रही है क्या? डायरेक्शन रेशो ऑफ z एक्सिस क्या होगा फिर? 0, 0, 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चौथा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन का आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो यह आ जाएगा L इज इक्वल्स टू A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। L मतलब डायरेक्शन कोसाइन, ABC डायरेक्शन रेशो। M इज इक्वल्स टू हो जाएगा B अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n हो जाएगा आपका c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका एलिमेंट। कैसे आया? ये यही से आया हुआ। अगर मैं a इज इक्वल्स टू के एल है ना, और b इज इक्वल्स टू के एम है, और c इज इक्वल्स टू क्या है, के एन, और मैं इनको स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग करने पे ये कितना आएगा, a स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, b स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर, c स्क्वायर के स्क्वायर एन स्क्वायर। समझा? स्क्वायरिंग करके ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करना है इन्हें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये के स्क्वायर एल स्क्वायर, के स्क्वायर एम स्क्वायर, के स्क्वायर एन स्क्वायर। ये समझा? सब में से देखो के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा ब्रैकेट में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और अभी कुछ देर पहले बताया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के कितना आएगा फिर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अपने को क्या पता था कि a इज इक्वल टू के एल होता है, तो यहाँ से l इज इक्वल टू क्या होगा, a बाय के। l इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड में शिफ्ट किया, डिवाइड में गया, और l इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ के कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और उसी तरीके से आपका l m n आ जाएगा, m और n आ जाएगा। समझा? चलो आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। पॉइंट नंबर 5, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। किसी भी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में, यूनिट वेक्टर नहीं, किसी भी यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखते ना, वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। तो किसी भी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में एल एम एन होते हैं, ये ध्यान रखना। किसी भी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में कौन होते हैं, एल एम एन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। देखो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना, और डायरेक्शन एंगल का भी काम डायरेक्शन बताना ही होता है। इस वजह से तो उसको डायरेक्शन एंगल बोला जाता है। मतलब आप समझो कि आपके पास x, y और z एक्सिस है। अब आपको कह रहे हैं कि कोई एक लाइन है जिसने x एक्सिस 30 डिग्री, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री और z एक्सिस के साथ 45 डिग्री। तो ये स्पेसिफिकली जब अपन नंबर देंगे कि एक लाइन ने x एक्सिस के साथ 30, y एक्सिस के साथ 60 और z एक्सिस मान लो 45 है, तो वो लाइन कुछ स्पेसिफिकली ऐसी होगी जिसने 30, 45, 60 ऐसा कुछ एंगल तैयार किया होगा। समझा क्या? तो ये भी तो डायरेक्शन ही बता रहा है ना, कि अगर मैं लाइन को ऐसा रखूं तब ये 30, 60 और 45 बन रहा है। तो डायरेक्शन एंगल भी क्या बता रहा है, उस लाइन की डायरेक्शन ही बता रही है। समझा क्या? और यूनिट वेक्टर भी क्या, डायरेक्शन ही बताता है। यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और वेक्टर के अलॉन्ग में होते हैं डायरेक्शन रेशो, ai प्लस bj प्लस ck। मतलब अब तक जो आप वेक्टर चैप्टर में यूनिट वेक्टर लिख रहे थे ना, उसके जो कंपोनेंट थे वो l m n थे, और वेक्टर के जो कंपोनेंट थे वो a b c थे। समझा? अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है क्या, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला? अच्छा, वेक्टर का ही फॉर्मूला बोल दो। वेक्टर का फॉर्मूला यूनिट वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर है। पहले दिन पढ़ाया था वेक्टर में, यूनिट वेक्टर है इंटू मॉड ऑफ वेक्टर है। तो देखो ऐसा ही हो रहा है ना कि यूनिट वेक्टर के साथ में मॉड मल्टीप्लाई किया गया है। यूनिट वेक्टर के साथ में मॉड यानी क्या, मैग्नीट्यूड, एक नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया। और यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है ना कि एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया। तो आप इसको ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है, एल एम एन है, मतलब यूनिट वेक्टर है, और जब मैं यूनिट वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेक्टर मिलता है। बट अगर ऐसा हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें कि यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग एल एम एन को अगर हम किसी
कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते तो अपने को क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशो। तो यहाँ पे इसके अलोंग में कौन है, यूनिट वेक्टर, सॉरी इसके अलोंग में कौन है, यूनिट वेक्टर के अलोंग में कौन है, डायरेक्शन कोसाइन। और हमने यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक कांस्टेंट नंबर से। तो जब मैं इसको किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, LMN को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशो। रिलेट करने की कोशिश करो उधर का और इधर का, समझा क्या। LMN क्या है, नींद आ रही है क्या, आज के लिए रुक जाते हैं, टेंशन मत लो। LMN क्या है, डायरेक्शन, अरे कोसाइन है, तुम लोग यहाँ के परेशान हो गए। LMN क्या है, ABC क्या है, ABC कब मिलता है, जब डायरेक्शन कोसाइन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे यूनिट वेक्टर के अलोंग में कौन है, LMN। अच्छा, यूनिट वेक्टर से वेक्टर कब मिलता है, यूनिट वेक्टर से वेक्टर कब मिलता है, जब मैं यूनिट वेक्टर को किसी मॉड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अब वो मॉड भी तो एक तरीके का नंबर ही है ना, है कि नहीं, नंबर ही तो है। तो आप इसको मॉड ऑफ वेक्टर A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो कांस्टेंट जाके इधर भी तो सबसे मल्टीप्लाइड होगा ना। जब ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो बनेगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब समझा, लाइन हैज unique direction cosine and infinite direction ratio। बस एक लास्ट पॉइंट है, खत्म। अब ये समझ लो ये कैसे आ रहा है। एक बात बताओ, अगर एक लाइन स्पेस में है, एक लाइन को अगर मैं ऐसे स्पेस में ले लूं, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस कितना एंगल तैयार करेगी। मतलब देखो, ये ऐसे समझा रहा हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये लाइन है ऐसी, इसमें x एक्सिस कितने एंगल तैयार किए, ये पूछ रहा हूँ मैं। x एक्सिस कितने एंगल तैयार किए, अल्फा तैयार किए, वो मैं नंबर में पूछ रहा हूँ, कितने कितने, एक ही एंगल तैयार किया, ये एक ही रहेगा ना, एक से ज्यादा नहीं हो गए। उधर से y एक्सिस के साथ एक ही एंगल तैयार हो गया और z एक्सिस एक ही एंगल तैयार रहेगा, मतलब लाइन यूनिक एंगल तैयार करेगी। यूनिक का मतलब सिंगल, यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो लाइन कितने एंगल तैयार करेगी, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यूनिक एंगल मतलब सिंगल एंगल। तो अगर एंगल ही यूनिक है तो डायरेक्शन कोसाइन भी यूनिक रहेंगे, समझा क्या। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन वो है वो यूनिक रहेंगे। यूनिक मतलब सिंगल, एक से ज्यादा नहीं, बट डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होंगे। अब ये कैसे, डायरेक्शन कोसाइन मान लो 0.1, 0.2, 0.3 है। एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन 0.1, 0.2, 0.3 है। डायरेक्शन रेशियो तैयार कैसे होते हैं ये बताओ। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से, तो ये कितना आया 1, ये कितना आया 2, ये 3, ये 1 2 3 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। मैंने क्या सोचा 10, कोई सोचेगा मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना बनेगा 2, 4, 6। तो उसी लाइन के ये भी डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आया। कोई सोचेगा मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फिर ये 3, 6, 9, तो ऐसे कितने डायरेक्शन रेशियो बनेंगे, इनफाइनाइट। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ कहा है कि लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक रहेंगे, बट ये डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट है, समझा। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म। ये अगर आएगा तो आपको लाइन में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। लाइन एंड प्लेन चैप्टर काफ़ी सिंपल है, कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, अगर वो फॉर्मूलेज आपने ठीक से याद करके रखे तो क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले लाइन हमें डिस्कस करना है, इसमें थ्योरम 1 है, थ्योरम्स को अच्छे से समझ लो, मतलब थ्योरम में जो चीज़ें आने वाली वो क्या है, तो उनका यूज़ भी आपको करते आ जाएगा। पहले समझ लो अच्छे से क्या बोला जा रहा है, और फिर आप उस पर डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट क्या है करके। थ्योरम 1 क्या कहता है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाता है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी जेड एक्सिस। आपको एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इस लाइन का इक्वेशन बताना है। लाइन एल का इक्वेशन, लाइन एल कहाँ है, स्पेस में है। जैसे मान लो ये आपके एक्स वाई जेड एक्सिस, तो लाइन एल कुछ ऐसे स्पेस में है, ये लाइन एल है, ठीक है। इस लाइन के बारे में आपको कुछ चीजें गिवन देकर है कि ये लाइन ना एक पॉइंट से पास हो रही है। लेट्स से ये पॉइंट ए है, तो आपको पॉइंट ए दिया है,
ठीक है। और आपको बोला गया कि ये लाइन एक वेक्टर को पैरेलल है, जिसको वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। तो आपको बताना है इस लाइन का इक्वेशन। आपको याद है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग अलग अलग कंडीशन पे इक्वेशन ऑफ लाइन देखते थे, याद है क्या? तो सेम यहाँ पे भी है, बट वो जो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते थे वो 2D होता था, यहाँ पे ये क्या है 3D है। तो ये लाइन L है जो स्पेस में है, ये लाइन L एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट A, और एक वेक्टर इसको क्या है पैरेलल है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है। अब ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट A से पास हो रही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग ले लेते हैं वेक्टर A है। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर A है। इस लाइन का इक्वेशन, तो इक्वेशन दो टाइप के इक्वेशन होते हैं। एक इक्वेशन को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B, ये वेक्टर फॉर्म है। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म होता है आपका x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। इसमें ध्यान से देखो, वेक्टर a क्या है? वेक्टर a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन पास हो रही है। तो सवाल में दिया रहेगा कि एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसे वेक्टर A से रिप्रेजेंट करना है। फिर यहाँ पे दिख रहा है अपने को लैम्बडा वेक्टर B, वेक्टर B क्या है? लाइन का पैरेलल वेक्टर है। तो सवाल में ये भी गिवन दिया रहेगा कि एक लाइन को एक वेक्टर क्या है? पैरेलल है। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि पैरेलल वेक्टर, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर B की। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट मतलब वेक्टर A, समझा? अब बात आती है सर ये वेक्टर R क्या है? तो इसके लिए डेरिवेशन पे आना होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। किसका प्रूफ? लाइन का प्रूफ, ठीक है ना। वैसे बोर्ड एग्जाम में लाइन का प्रूफ अब तक कभी नहीं आया, अभी बता नहीं सकते, इसलिए प्रूफ करना है अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक एनी पॉइंट कंसीडर करते हैं। एनी पॉइंट, एनी पॉइंट कहीं पे भी, हाँ, एनी पॉइंट का मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है लाइन पे। तो मान लो यहाँ है, इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। R कौन सा पॉइंट है? एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है मतलब वो वेरिएबल है, समझा है क्या? ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, मतलब ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया, इसकी पोजीशन 1 2 3 है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y z है, तो ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं पे भी हो सकता है, समझा? तो यहाँ इस केस में A आपका फिक्स्ड पॉइंट है, R आपका एनी पॉइंट है। R का पोजीशन वेक्टर हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? वेक्टर R से। किससे डिनोट कर रहे हैं? वेक्टर R, समझा? तो ये जो आपको वेक्टर R दिख रहा है ना, ये क्या है? एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, समझा? तो इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं वो क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर A क्या है, वेक्टर B क्या है, वेक्टर R क्या है, लैम्बडा एक स्केलर कांस्टेंट है, तो आंसर हमेशा लैम्बडा के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। सवाल करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। चलो प्रूफ करते हैं। तो ये R पॉइंट लाइन पे है, ये A पॉइंट भी लाइन पे है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेक्टर AR एंड वेक्टर B आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि लाइन L वेक्टर B को क्या है? पैरेलल है। तो पॉइंट A लाइन पर है, पॉइंट R भी लाइन पे है, तो वेक्टर AR ये भी कहाँ है? लाइन पे ही है। तो लाइन पे है, इसका मतलब वेक्टर AR वेक्टर B को पैरेलल रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं वेक्टर के बेसिक। इस पे हमने वेक्टर में ये पढ़ा था कि अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B पैरेलल अगर है, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल, तो इनका आपस में रिलेशन कुछ ऐसा बनता था, वेक्टर A इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर B। कुछ याद आया क्या? दो वेक्टर होते थे। अपन ने वैसे 3 केसेस देखी थी कि दो वेक्टर पैरेलल कैसे होते हैं, ये 3 केसेस थी। अगर दो वेक्टर का आपस में रिलेशन बन गया मतलब वो दो वेक्टर पैरेलल है, ये पहली कंडीशन। ऐसे सवाल आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं कि दो वेक्टर दिए रहेंगे और आपको प्रूफ करना होगा कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है।
या पूछा जाता है क्या ये दो वेक्टर पैरेलल है, तो पहला तरीका उनका आपस में कोई रिलेशन है क्या ये चेक कर लो। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा वेक्टर बी, ये रिलेशन बन गया, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है। या फिर मैंने आपको ये भी बताया था a1 अपॉन a2 उनके कंपोनेंट का रेशो सेम आएगा, याद है क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंपोनेंट का रेशो अगर सेम आ रहा है तब भी आप बोल सकते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल है, समझा। उसके बाद अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए उन दोनों का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए तब भी वो दो वेक्टर पैरेलल है। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशन है जो एक ही बात बताती है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है, समझा। तो इनमें से हम यूज करने वाले इसका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए आर और वेक्टर बी ये दोनों कैसे पैरेलल है, वेक्टर ए आर और वेक्टर बी पैरेलल है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं फिर कि वेक्टर ए आर इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर बी। जैसा अगर यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर बी। तो यहाँ वेक्टर ए आर और वेक्टर बी पैरेलल है तो यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं फिर कि वेक्टर ए आर इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर बी, समझा। वेक्टर में हम लोग ये भी पढ़ते थे कि अगर वेक्टर ए बी है तो हम लोग उसको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ऐसा लिखते थे, वेक्टर ए बी को वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकते थे, मतलब पहले बी का पोजीशन वेक्टर माइनस फिर ए का पोजीशन वेक्टर। तो क्या मैं यहाँ पे वेक्टर ए आर को वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिख सकता हूँ इस तरीके से, इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी। अब माइनस वेक्टर ए को शिफ्ट कर लो तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। ये आ गया आपका प्रूफ, समझा। खैर ये समझ रुको खत्म होने का है, अभी वेक्टर फॉर्म हो गया, अभी तो कार्टेशियन फॉर्म बाकी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म का मतलब आपका आंसर वेक्टर में रहेगा। देखो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, वेक्टर दिख रहा है हर जगह इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे भी देखो एक कार्टेशियन फॉर्म दिख रहा है आपको, एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, वाई के फॉर्म में दिख रहा है क्या। तो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट ए के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट हो गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए ना कुछ ना कुछ, फिलहाल पता नहीं है तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या लिया अपन ने, x1 y1 z1, समझा। और ये देखो यहाँ पे मैंने x1 y1 z1 से दिखाया, तो अगर मैं x1 y1 z1 से दिखा रहा हूँ तो क्या मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये फिक्स्ड है या फिर ये बात बोलना चाहता हूँ ये वेरिएबल है। x1 y1 z1 दिखा रहा हूँ मैं, x1 y1 z1, तो फिक्स पॉइंट है कि वेरिएबल पॉइंट है, फिक्स्ड है। x y z दिखाता तो वेरिएबल, x1 y1 z1 तो क्या है, फिक्स पॉइंट है। वैसे x2 y2 z2 दिखाऊंगा तो भी फिक्स, समझा। x y z दिखा रहे मतलब वेरिएबल, तो अपन ने पहले ही बोल के रखा है ना कि ये तो फिक्स पॉइंट है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट किससे दिखाया, x1 y1 z1। अच्छा r कौन सा पॉइंट है, एनी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट है, तो r के कोऑर्डिनेट किससे दिखाएंगे अपन, x y z से, समझा कि नहीं है। अगर मुझे वेक्टर पॉइंट ए दिया है 1 2 3 और पॉइंट बी दिया है 3 4 5 और मुझे अगर कोई बोलता था कि वेक्टर ए बी फाइंड आउट करो तो अपन बी माइनस ए करते हैं, क्या करते हैं, बी माइनस ए। 3 माइनस 1 2 तो 2 आई लिखते हैं, फिर 4 माइनस 2 2 जे लिखते हैं, फिर 5 माइनस 3 2 के, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। मुझे वेक्टर ar लिखना है, तो वेक्टर ar कैसे लिखेंगे, r के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट माइनस, जैसे वेक्टर ab कैसा लिखा अपन ने, b के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट माइनस किए, तो ar r माइनस a करेंगे। r के कोऑर्डिनेट क्या है, x y z, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, तो कितना आएगा ये, x माइनस x1 i आएगा प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k, समझा। ये आपको वेक्टर ar मिल गया। या तो कोई प्रॉब्लम है किसी को?
तो वेक्टर ए आर समझा, वेक्टर ए आर। अच्छा मैंने आपको बताया था किसी भी, देखो इस लाइन को पैरेलल कौन है, वेक्टर बी, वेक्टर बी है। और मैंने आपको ये बताया है कि वेक्टर के अलोंग में कौन होते हैं, वेक्टर के अलोंग में कल ही डिस्कस हुआ था ना, यूनिट वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन रेशो। तो ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, इसके अलोंग में कौन रहेंगे, डायरेक्शन रेशो, यानी कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये वेक्टर बी आया। समझा क्या, समझा क्या, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए आर, ये दोनों कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, वेक्टर ए आर पैरेलल है किसको, वेक्टर बी को। अच्छा अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पैरेलल अगर है, जैसे मान लो आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है और ये पैरेलल है, तो या तो इनका वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी, आपस में कुछ रिलेशन होगा, बताइए यही बात कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका आपस में रिलेशन होगा, या फिर इनके कंपोनेंट का रेशो सेम होगा, कंपोनेंट का रेशो सेम रहेगा, या फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये तीनों कंडीशन है किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब ये प्रूफ करने के लिए हमने पहली वाली कंडीशन का यूज किया, देखो वेक्टर ए आर इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे। ये कंडीशन क्या कहती है कि कंपोनेंट का रेशो सेम आएगा। अब वेक्टर ए आर के कंपोनेंट बताओ मुझे, वेक्टर ए आर के कंपोनेंट x माइनस x1 और वेक्टर b का i कंपोनेंट a, यानी कि x माइनस x1 अपॉन a, इधर j कंपोनेंट क्या है, y माइनस y1 अपॉन b, और फिर z माइनस z1 अपॉन c। ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। समझा, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए और इनमें जो चीज़ें आ रही है वो क्या है पता होना चाहिए। जैसे यहाँ x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ से आपकी लाइन पास हो रही है। a b c ये क्या है, डायरेक्शन रेशो, a b c क्या है, डायरेक्शन रेशो। ये आपको कहाँ मिलेंगे, पैरेलल वेक्टर के अलोंग में। अरे अब ये देखो वेक्टर b क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, सी क्या है, डायरेक्शन रेशो, किसके अलोंग में है, वेक्टर बी के अलोंग में। समझा क्या, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीजें दी रहेगी, आपको फॉर्मूला यूज करना है बराबर। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो, ये कहाँ मिलेगा, बी क्या है, पैरेलल वेक्टर के अलोंग में। इस ये यूज करना है तो इसमें वेक्टर ए क्या है, ए क्या है, उस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन पास हो रही है। वेक्टर बी क्या है, पैरेलल वेक्टर। समझा, चलो नोट डाउन करो। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में क्या कहता है, आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। थ्योरम 1 में सिचुएशन क्या थी कि आपकी लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और वेक्टर पैरेलल है। समझा क्या, अब सिचुएशन यहाँ अलग है। यहाँ बोला जा रहा है कि जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है, एक है पॉइंट ए, ठीक है ना, पॉइंट ए, और एक सेकेंड पॉइंट और दिया है, एक सेकेंड पॉइंट दिया है पॉइंट बी। समझा, पिछले वाली लाइन में दो सिचुएशन थी, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे भी दो सिचुएशन है पर दोनों इस बार पॉइंट है। समझा, यहाँ पे बोला गया कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये वेक्टर फॉर्म है। और उसके बाद इसका कार्टेशियन फॉर्म, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये कार्टेशियन फॉर्म रहेगा इसका। मैंने कहा है कि लाइन जो है दो पॉइंट से पास हो रही है, कौन से दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लेते पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है। अच्छा, ए और बी फिक्स पॉइंट है क्योंकि गिवन है, मतलब वो फिक्स है। यहाँ पे अपन एनी पॉइंट लेते हैं आर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर आर। समझा, तो अब इस लाइन पे आपको तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और आर। तो अगर मैं आपको बोलूं क्या वेक्टर ए आर
वेक्टर ए आर एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर। अच्छा, आपको पता है ना कोलिनियर यानी ही पैरेलल। बोल सकते हैं क्या वेक्टर ए आर और वेक्टर ए बी एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर है या फिर पैरेलल है तो इनका आपस में रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, वेक्टर ए आर इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर ए बी बनेगा क्या? ठीक है। और वेक्टर ए आर को अपन वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर ए बी को अपन वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं। माइनस वेक्टर ए को इधर शिफ्ट करते प्लस वेक्टर ए आएगा, तो वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आ गया आपका प्रूफ। देखो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहाँ पे वेक्टर ए क्या है? फर्स्ट पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है। वेक्टर बी क्या है? सेकंड पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है। थ्योरम 1 में वेक्टर बी क्या होता था? वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर होता था। तो गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? समझा? चलो अब कार्टेशियन फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट अपन ले लेते कि x1 y1 z1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। क्योंकि ये दोनों के दोनों फिक्स पॉइंट है इसलिए अपन ने x1 y1 z1 x2 y2 z2 से डिनोट किया। बट r कौन सा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट किससे डिनोट करेंगे? x y z। तो बताओ वेक्टर ए आर क्या आएगा? वेक्टर ए आर में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करना होगा तो कितना आएगा? x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। ये वेक्टर ए आर हो गया। वेक्टर ए बी बताओ। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये वेक्टर ए आर और वेक्टर ए बी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए आर पैरेलल है। पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट का रेशो सेम आएगा। i का कंपोनेंट x माइनस x1, इधर i का कंपोनेंट x2 माइनस x1। ये समझा कहाँ से है? वही प्रॉपर्टी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c। इधर j का कंपोनेंट y माइनस y1 और इधर j का कंपोनेंट y2 माइनस y1। k का कंपोनेंट z माइनस z1 और इधर k का कंपोनेंट z2 माइनस z1। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। समझा?